हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 18 अगस्त 2023 और जैसा कि अपना रूटीन है कि सबसे पहले हम एक पीवाईक्यू देखते हैं। अब तक हम 27 पीवाईक्यू को बहुत अच्छी तरीके से बाय द ओल्ड एंड न्यू पैटर्न को कनेक्ट करके करके देख चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 28 और अब तक हम यूपीएससी 2020 के क्वेश्चंस देख रहे थे और ये सीरीज है हमारे पास। ए मैंने इसलिए सीरीज ली है क्योंकि आप इजीली इसको कहीं से भी फाइंड आउट करके इसके आंसर की तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये हमारा बुक बेस्ड क्वेश्चन है। द विठल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली journal to have untouchable people as its target audience was published by Gopal Baba Walankar, Jyotiba Phule, and Mohandas Karamchandra Gandhi and भीमराव रामजी अंबेडकर। सो यू कैन से दैट यानी कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर, यू कैन से दैट प्रथम प्रथम मासिक पत्रिका, क्या नाम है इसका, विटाल विध्वंसक, को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए मैं बताऊं, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस, या तो आप स्पेक्ट्रम की जो लास्ट में आपको अपेंडिक्स दी है तो उसको आप एक बार देख के चलेंगे। अगर आपने अपेंडिक्स क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है उससे सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूज में रहती हैं, जो भी पर्सनैलिटी न्यूज में रहती हैं, तो आपको उनकी बुक देख लेनी है या उनके जो न्यूज़पेपर हैं या जो भी है, क्या वो लिख रहे थे क्या नहीं लिख रहे थे, वहीं से क्वेश्चन पिक होता है और इजीली आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। बट ये थोड़ा सा रेयर केस का क्वेश्चन था, है ना। ये आपका अपेंडिक्स में है, यस अपेंडिक्स में है। सो विट्ठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल थी जो अनटचेबल पीपल, अनटचेबल मतलब अस्पृश्य, अस्पृश्य समझते हैं ना, जिनको शूद्र बोला जाता है ना। तो वही है, ठीक है। उनको टारगेट, उनके ऑडियंस को बात पब्लिश हुई थी, किसने की थी, गोपाल बाबा बालनकर। तो उसका आंसर सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसको लास्ट में डिस्कस करने के कुछ ऐसा था नहीं जो हम इसे लास्ट में डिस्कस करते। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसा कि अपना रूटीन है, उसके बाद हम देखते हैं अपना पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट हमारे पास है 17 अगस्त 2023। ठीक है, तो देखते हैं क्या है अनसैचुरेटेड फैट क्या होती है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये फाउंड होती है अनसैचुरेटेड फैट। ये फाउंड होगी आपको नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल सोर्स में। ठीक है, नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल सोर्स। और नेचुरल ट्रांस फैट क्या होती है, नेचुरल ट्रांस फैट सेफ इन मॉडर्नाइजेशन। ये सेफ होती है किसके लिए, मॉडर्नाइजेशन के। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट की बात करेंगे, ये लीड करती है टू हेल्थ इशू। ठीक है, सीधी सी बात है, जो भी आर्टिफिशियल ट्रांस फैट होगी वो हेल्थ इशू लीड करेगी। नेचुरल ट्रांसफर की बात करेंगे, ये कम होती है कहाँ से, रूमिनेट्स जैसे काव एंड शिप से। ओके, तो जो नेचुरली कॉमन सी बात है, कहाँ से मिल जाएगी आपको, काव से, शिप से मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रांसप्लांट, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, ये देखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, ये फॉर्म होती है ड्यूरिंग द हाइड्रोजनरेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स। जब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन किया जाता है तब ये फॉर्म होती है और इसके रिजल्ट में निकलता है पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जिसको पीएचओ बोला जाता है। और ये रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, सॉलिड होती है। क्या, पीएचओ, पीएचओ बोले तो पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये कहाँ से जनरेट होती है, जब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिप्लेस स्ट्रेटेजी। ये एक्चुअली में स्कीम है, इसको लॉन्च किया था किसने, डब्ल्यूएचओ ने। और इसका एम क्या है, विच इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रांस फैटी एसिड। कुल मिला के यह है कि इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड को रिप्लेस करने के लिए यू कैन से दैट स्टेप बाय स्टेप, एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, इसको रिप्लेस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमें मिलता है कंज्यूमर वेलफेयर कॉर्पस फंड, यानी कि CWF। ये क्या है भाई, इसका एम है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड एडवोकेट करना वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया। यानी कुल मिला के ये है कि कंज्यूमर जो भी है इंडिया में, उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना या उनको एडवोकेट करने के बाद कौन करता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स। ये क्रिएट करता है कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस को भी क्रिएट करेगा एंड स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट इन द कंट्री। और कुल मिला के ये है कि जो कंट्री में जो स्ट्रेंथ है कंज्यूमर मूवमेंट की, वो भी थोड़ी सी बढ़े। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस है। ये अंडर किसके है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 के अंडर में है। कौन सा, कंज्यूमर वेलफेयर कॉर्पस फंड, तो किसके अंडर में है,
पहले आपको देखना है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 के अंदर में है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड अवेयरनेस है। इसका काम क्या है? प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड एडवोकेट करना किसको? वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया, ठीक है, और क्रिएट करना अवेयरनेस बिटवीन द कंज्यूमर ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा, अभी कुछ अमेंडमेंट हुए उनको देखेंगे। CGST एंड IGST, तो बोथ हाउस पासेस टू अमेंड बिल, ठीक है। CGST बोले तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड IGST बोले तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। GST की बात करेंगे तो काउंसिल रिकमेंडेशन फॉर 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग, जैसे कैसीनो है एंड हॉर्स रेसिंग में, इसमें 28% GST की बात करी गई है बाई दी काउंसिल रिकमेंडेशन के थ्रू। अच्छा, उसके बाद देखेंगे ये जो अप्लाई होती है ना, अब ये 28% GST अप्लाई होगी, वो कैसे अप्लाई होगी उसको थोड़ा सा समझेंगे। इट अप्लाई ऑन द इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री, यानी कि कुल मिला के जो इनिशियल अमाउंट होगा ना, जो आपको एंट्री टाइम पे पेड करेंगे, वहीं पे 28% GST लगेगी। अब ये नहीं है कि आपने मान लीजिए जितनी बार यू कैन से दैट वैल्यू लगाई उसकी बेट की, उतनी बार आपको GST देना पड़ेगा, ना ना, ओनली वन टाइम्स, ओनली वन टाइम्स। सो डू नॉट ओन द टोटल वैल्यू ऑफ द ईच वेट प्लेस। ईच वेट प्लेस पे नहीं देना है, कब देना है? जब आप इनिशियली अमाउंट को पेड करेंगे एट द टाइम ऑफ द एंट्री, देन यू पे द 28% GST विच इज रिकमेंडेड बाई द GST काउंसिल। सो ओके। अच्छा, उसके बाद कवर बोथ स्किल एंड चांस, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या करेगी? कवर करेगी। अब यहाँ पे मैंने आज बॉडी ना लेके कुछ आपको ना ये सीक्वेंस बेस में क्वेश्चन बनेगा, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर बना तो आपसे इसके गलत होने के ज़्यादातर हो सकता है, मोस्टली चांस गलत हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बट हमें जो शॉर्ट है ना वो चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको कैसे करें कैसे नहीं करें। सो यहाँ पे मैंने उसी को लगाने की कोशिश की है। देखते हैं क्या है। इंडियन पीनल कोड, यानी कि ये 1860 वाला है, IPC बोला जाता है। तो इंडियन पीनल कोड 1860, जिसको IPC बोला जाता है, ये है आपका भारतीय न्याय संहिता, यानी कि BNS। इसको चेंज करके इसका नाम क्या हो गया है? भारतीय न्याय संहिता। तो IPC जो है ना, अब आप सुनते थे कि IPC की धारा ये लगी, IPC की धारा वो लगी, अब IPC ना बोल के आप बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता, यानी कि VNS की धारा ये लगी या वो लगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर दूसरा हमारे पास मिल जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898, CRPC, यानी कि जिसको बोला जाता है CRPC 1898। तो CRPC भी आपने सुना होगा। तो एक्चुअली में क्या है ना कि जब क्वेश्चन बनेगा तो वो पेयरिंग में बनेगा इसका, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो CRPC को यहाँ कर देगा भारतीय न्याय संहिता। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय को न्याय मिलेगा ना जिस संहिता के थ्रू, वो IPC है। अब यहाँ पे क्या है? CRPC, तो यहाँ आपको याद रखना है, सी तो थोड़ा सा सेंस में याद कराने के लिए बता रहा हूँ, यानी करोड़ों का हमारा PC है, तो वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा संहिता में है। बस इतना समझना है, यानी करोड़ों PC की जब बात आई तो आप यहाँ सेंस याद रख लेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि IEA, इसको बोला गया भारतीय साक्ष्य। तो एविडेंस तो आपको याद रहेगा कि ये साक्ष्य से रिलेटेड है, क्लियर है यहाँ तक। IPC आपको याद रखेगा कि ये न्याय की बात करता है। बट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की अगर मैं बात करूंगा 1898 वाली, तो इसमें आपको याद रखना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की बात करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमने PC अपना देख लिया, और PC इज अ कंपाइलेशन ऑफ द PIB, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि अब द हिंदू चेंज करने जा रहा है अपना पैटर्न, जैसे कि पहले हम टेलीग्राम पे इजीली डाउनलोड कर लिया करते थे किसी भी ग्रुप में जाके द हिंदू को, बट बहुत ज़्यादा पायरेसी बढ़ गई है, इसलिए द हिंदू ने स्टेप लिया है। आई थिंक 4 या 5 दिन बाद या 1 सितंबर से ऐसा हो जाएगा कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते किसी भी टेलीग्राम चैनल से। सतर्क हो जाइए भाई, है ना। बट हाँ, निश्चिंत रहिएगा, अपना तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक्सेस मिलेगा इसका। बट एक्सेस में PDF बेस ही मिलेगा आपका जो भी है द हिंदू न्यूज़पेपर का। बट द हिंदू को फुल पेपर, फुल लेंथ पेपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब सिर्फ ऐप पर जो डाउनलोड करते हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी, और आई थिंक उसमें से भी कुछ कटिंग करके आएगा, है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या चेंजेस होके आता है, बट हाँ, चेंज तो होगा था हिंदू में। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे। चंद्रयान प्रोपल्सन लैंडर मॉड्यूल सेपरेट। अब देखिए क्या हुआ है, प्रोपल्सल लैंडर जो मॉड्यूल्स है वो सेपरेट हुआ है, ठीक है। लगभग 34 दिन हो चुके हैं हमें,
जब हम पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रयान की ओर, सॉरी चंद्रमा की ओर निकले बाई दी चंद्रयान 3। सो अब प्रपल्सन मॉड्यूल जो है और लैंडर मॉड्यूल्स ये दोनों क्या हो गए, अब अलग हो गए। कब? थर्सडे को। आज क्या है? फ्राइडे। ठीक है। एंड हैव नाउ मार्क ऑन देयर रेस्पेक्ट जर्नी। और 34 दिन से ये साथ साथ चल रहे थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेपरेशन से दिखाया गया है आपको। तो क्या है, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ टू मॉड्यूल्स अ सीरियस कॉम्प्लेक्स बैंकिंग मैन्यूवर विल बी एक्सेप्टेड द फैसिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। और देखिए एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमारा जो चंद्रयान 2 था, जो हमने 2019 में भेजा था, वो सॉफ्ट लैंडिंग ना करा के हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया था। और उसका ऑर्बिटर जो था वो बचा हुआ था। और इसलिए हमने प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को भेजा है, न कि ऑर्बिटर को, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, तो उसको भेजने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और 34 दिन हो चुके हैं। और हम लैंड कब करेंगे? हम करेंगे आपका 5:47 पर, और वो भी जो टाइमिंग दिया है वो दिया गया है 23 अगस्त। आज कितनी तारीख हो गई? आज हमारे पास हो गई 18, यानी कि लास्ट हमारे पास 5 दिन बचे हैं। ठीक है। और हम 5 दिन बाद चंद्रमा पर फतेह करने वाले हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। सो अपना प्यारा भारत बहुत ही कम खर्चे में एक चंद्रयान 3 को बनाकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। सो क्या है, ये जब ऑपरेशन हुआ, अच्छा ठीक है, उसके बाद देखेंगे चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ लैंडर मॉड्यूल्स, ये हमने पढ़ लिया था। एंड लैंडर विल हैव टू कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंड एट द स्पेसिफिक लैंडर साइट्स एंड पेलोड्स ऑफ द रोवर्स। ये सारी चीजें अपनी पढ़ी हुई हैं। ठीक है। और जो लैंडर और रोवर होगा, मिशन लाइफ होगी लूनर साउथ पोल पर, वो लगभग कितने दिन के लिए होगी? 14 दिन के लिए। ये आपको याद रखना है। आपका वन डे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो है लैंडर एंड रोवर की जो मिशन लाइफ है वो लगभग लूनर साउथ पोल पर कितने दिन की है? तो वो है 14 डेज। याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे 14 दिन आपका सूर्य निकलता है और 14 दिन आपकी क्या होती है? नाइट होती है। तो इसलिए जो डे वाला है उसी दिन वर्किंग वाला हमारा काउंट होगा, ना कि नाइट वाला, क्योंकि नाइट वाले में वो काम करना करेगा ही नहीं जब उसको रोशनी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए 14 डेज आपको याद रखना है क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक और है, द स्पेक्ट्रो polarimeters of habitable planet Earth payloads on the board the propulsion modules would perform spectroscopic। ये क्या करेगा? ये हमारे पास एक से पेलोड्स है। पेलोड समझते हैं ना, ये पेलोड्स है। इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ये क्या करेगा? प्रोपल्सन मॉड्यूल ये परफॉर्म करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्टडी है उसको, अर्थ की, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर की, उसको स्टडी करने का काम करेगा। एंड मेजर करेगा जो वेरिएशंस आते हैं पोलराइजेशन फ्रॉम द क्लाउड ऑन द अर्थ टू एक्यूमुलेट सिग्नेचर ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है। एंड वुड क्वालिफाई द हैबिटेबिलिटी बाय द ह्यूमंस। अच्छा, इस पेलोड्स को कौन देख रहा है? इसको देख रहा है UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि आपका इसरो का है। कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। ठीक है। तो अब हमें समझना क्या है भैया, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने स्टैटिक पोर्शन में जो हमें निकालना है। देखिए मैंने कई बार आपको करा दिया है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अब कुल मिला के ये है, यहाँ ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। अभी तक जब हम यहाँ पर थे ना, यहाँ पर, तो कई बार ये अफवाह फैली थी, कई बार ये अफवाह फैलाई गई कि भाई जो है चंद्रयान 3, मैंने ये ले लिया यहाँ पे, कई बार ये अफवाह फैलाई गई कि चंद्रयान 3 जो है वो क्रैश हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मलबा मिल गया था इसका। बट ऐसा नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 अपना फेल नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में जो मलबा मिला था वो मलबा एक्चुअली में किसी भी एयर जेट का था। यही होता है कि अपने यहाँ ना बच्चों की भीड़ में आपको बता दूं, आपको उन चैनलों पर मिल जाएगी जहाँ पे कुछ भी झूठ मूठ कर थंबनेल लगा हुआ है और उनको देखना है, उसके बाद टाइम पास करना है, बस निकल जाना है। बट यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे फिल्टर कंटेंट मिलता है। कोशिश ये रहती है कि आपका प्रीलिम्स जो बेस सिलेबस है उसे कम्प्लीटली रिलेटिव हो। ठीक है। और उसके रिगार्डिंग उसके बाद आप थोड़ा सा मेंस में भी कुछ ना कुछ कर पाए इसमें, समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? तो ये मैंने कुछ ना कुछ का मतलब ये है कि मेंस में आप बहुत कुछ कर पाए। ठीक है। उसका सेंस कुछ और मत निकाल लेना। तो यहाँ पर था। उसके बाद देख रहे हैं ये इसने पहले अर्थ की इस तरीके से राउंडिंग की, और ये करने के बाद फिर ये ट्रांजिटरी पाथ के थ्रू कहाँ पर पहुंच गया? चंद्रयान पर। ठीक है। अब ये जो है हमारी जिन कक्षाओं में पास होने के बाद अब यहाँ पर इसकी ओनली 5 डेज बचे हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे क्या करेगा? सॉफ्ट लैंडर करेगा। तो चंद्रयान 3 हमारा जो दो दो फेल हुआ था, है ना, तो थोड़ा सा हम उसी को अब पढ़ लेते हैं, इसमें से देखते हैं क्या है। चंद्रयान 1 जो कि आपका 2008 में लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 आपका 2019 में, चंद्रयान 3 आपका 2023 में। कई बार पढ़ा दिया मैंने, और मुझे लगता है कि यही होता है जब आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना, तो डेफिनेटली वो आपको याद हो जाती है। अब ये ना सोचें कि सर ने ये 4-5 बार करा दिया। मैंने देखिए
मैं क्या करता हूँ कि जो भी चीज़ आपकी न्यूज़ में रहती है ना, उसको स्टैटिक जो स्टैटिक्स का है अपना, उसको हम जरूर डाल के उसको रीड कर लेते हैं एक बार। जिससे क्या रहता है कि हमारा कंप्लीटली रिवीजन हो जाता है, ठीक है, और बार बार पढ़ने से वो चीज़ माइंड में सेट हो जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, चंद्रयान फर्स्ट का, इसका था स्टडी लूनर सरफेस, ठीक है, यानी कि स्टडी करना लूनर सरफेस की, और स्टडी दी लूनर सरफेस एंड लैंड रोवर, ठीक है, द लूनर साउथ पोल। ये भी हमने किसके लिए भेजा था, लूनर साउथ पोल के लिए। अच्छा, इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा चंद्रयान 3 है, ये भी डेमोस्ट्रेट लैंडिंग कैपेबिलिटी फॉर द लूनर पोल एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए गया है। कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमारे चंद्रयान फर्स्ट में कौन था कंपोनेंट देखेंगे, इसमें था हमारे पास, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और क्लियर दिखेगा आपको, देखिए हमारे पास था ऑर्बिटर था, मून इम्पैक्ट प्रोब था। बट चंद्रयान 2 में हमारे पास ऑर्बिटर, लैंडर का नाम क्या था विक्रम, और रोवर का नाम क्या था प्रज्ञान। यही आपको याद रखना है। तो यही चीज, अभी लैंडर रोवर अलग हुए हैं, ये इसलिए न्यूज में आया है। हमारे पास यही चीजें यहाँ पर हैं। तो लैंडर का नाम हमने क्या रखा था भैया, ये आपको जरूर याद रखना है, विक्रम। तो लैंड कौन करेंगे भाई, विक्रम, ठीक है। और रोवर का नाम हमने क्या रखा है, रोवर का नाम है हमारे पास प्रज्ञान। क्या है हमारे पास, प्रज्ञान। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे फिर हम फाइंडिंग क्या किसके लिए गए हैं, चंद्रयान फर्स्ट गया था कंफर्म प्रेजेंस ऑफ द लूनर वाटर, यानी कि जो उसका लूनर साउथ पोल है वहां पर वाटर है या नहीं है, ठीक है। लूनर केव्स के लिए, सॉरी लूनर नॉट ए साउथ पोल्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए, फॉल्ट्स के लिए, फ्रैक्चर के लिए। चंद्रयान 2 हमारा था बिल्डिंग ऑन द एविडेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, सो बाई द चंद्रयान, और ये हमारा मिनरल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन इशू आफ्टर 312 डेज ऑफ द ऑपरेशन। इसमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो था लगभग 312 दिन बाद इसमें कुछ इशू आने लगे। और यहाँ पे हमारे चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, ये हमारा लैंडर क्रैश हो गया था, ये मैंने आपको बताया था, रोवर अनेबल टू ऑपरेट। और जब लैंडर क्रैश हो गया, ऑब्वियसली जब सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो गई तो वो क्रैश हो ही जाएगा। और प्लानिंग ये था कि रोवर जो था वो भी अनेबल हो गया ऑपरेट होने के लिए। उसके बाद लॉन्च व्हीकल देखेंगे तो हमारे पास जो चंद्रयान फर्स्ट है उसका है PSLV, चंद्रयान 2 का है हमारे पास GSLV मैक 3, और चंद्रयान 3 का है LBM 3। तो यहाँ पे जो हमें निकालने के लिए था ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या निकालना है आपको, यह निकालना है आपको चंद्रयान फर्स्ट, ये आपका होगा 2008, चंद्रयान 2 ये हो गया आपके ऊपर 2019, चंद्रयान 3 आपका 2023। मुझे नहीं लगता कि अब आपका इसका एमसीक्यू कुछ भी बचेगा आपसे, क्योंकि उसको मैंने कई बार रिवाइज करा दिया। और आपने भी इसको, जो भी स्टूडेंट रेगुलर बेस पे देख रहे हैं वो उसको देख ही रहे होंगे। उनका क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं बच सकता, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपको उसमें ऑब्जेक्टिव को देख ही लेना है, फिर आपको कंपोनेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटर, लैंडर, इसका नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, ठीक है। और इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल किसकी जगह आ गया, आपका ऑर्बिटर की जगह, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे फिर हमें देखना था लॉन्च व्हीकल। तो फर्स्ट का PSLV, GSLV मैक 3 और LBM 3, ओके। अब हम देखते हैं व्हाट इज ए चंद्रयान 3 मिशन। ये हमारा क्या मिशन है, चंद्रयान 3 इंडियाज थर्ड मून मिशन एंड फॉलो अप द चंद्रयान 2 2019 which aimed to land a rover on the lunar south pole. This mission will have 3 major modules। कौन कौन से, propulsion modules, जैसे ये क्या करेगा, propulsion module will carry the lander and rover configuration till 100 किलोमीटर lunar orbit। तो 100 किलोमीटर lunar orbit तक propulsion module क्या करेगा, लैंडर और रोवर को लेके जाएगा। उसके बाद लैंडर मॉड्यूल्स की बात करेंगे, ये कैपेबल है टू, लैंडर मॉड्यूल क्या करेगा, कैपेबल करेगा सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रिवर, यानी कुल मिला के ये सॉफ्ट लैंडिंग का काम करेगा। और ये रोवर को क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा, यानी कि उसको निर्धारित करेगा। रोवर का काम क्या होगा, विल कैरी आउट इन सेतु, उसके इन सेतु में जाके केमिकल को एनालिसिस करेगा ऑफ द लूनर सरफेस को। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि किसका क्या काम है। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है ना, वो लैंडर मॉड्यूल्स और रोवर को दोनों को लेके जाएगा। और लैंडर का जो काम होगा वो क्या करेगा भैया, वो सॉफ्ट लैंडिंग का काम करेगा और रोवर को वहां पे निर्धारित करने का काम करेगा। और रोवर का काम क्या करेगा, रोवर जब उसमें से उतर जाएगा, रोवर कह सकते हैं, देखिए रोबोट, जैसे मान लीजिए लैंडर आपका ये है, ठीक है, तो इसमें एक चीज रखी होगी जिसको आप रोवर बोलेंगे। जब ये बाहर निकल के आएगा तो ये क्या करेगा, वहां पे घूमेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कई वीडियो ऐसी होती होंगी जिसमें चांद में कोई एक गाड़ी सी घूम रही है छोटी सी, उसी को हम रोवर बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और लैंडर मॉड्यूल्स का मतलब है जिसमें ये रखा होगा, और इसको जो लेके जा रहा होगा उसका नाम क्या होगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। इट्स वेरी क्लियर, तो कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है।
तो जो ये है ना हमारे पास, कुल मिला के थोड़ा सा मैं ऐसे और बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास हो गया लैंडर मॉड्यूल्स, और इसमें से जो निकलेगा हमारे पास वो हो जाएगा रोवर। ये मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया और इसके कुछ पहिए बना दिए, ठीक है। और उसके बाद इसको जो ले जाएगा, इन दोनों को ले जाएगा, उसका नाम जो होगा हमारे पास वो हमारे पास प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसका काम क्या होगा, देखिए जो ये बड़ा वाला, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये जो बड़ा वाला होगा प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये इन दोनों को लेके जाएगा, ठीक है। और 100 किलोमीटर जो जो लूनर होगा हमारा, लूनर ऑर्बिट मतलब यू कैन से दैट चंद्रमा का ऑर्बिट, ठीक है। और लैंडर मॉड्यूल का काम क्या होगा, ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक है, और इसको निर्धारित करने का काम करेगा। जब ये उस पर चंद्रमा की जमीन पर उतर आएगा तो इसकी ड्यूटी क्या होगी, ये जो वहाँ पे केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको एनालिसिस करने का काम करेगा, ठीक है। बस हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास न्यू आगे की। सो नाउ अब देखते हैं हमारे पास क्या है। नाउ ड्रोन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ एसेट्स प्रोड्यूस्ड एट मनरेगा वर्क साइट्स। तो कुल मिला के अब ये है कि मनरेगा में कई बार धांधली, यानी कि उसमें कुछ ऐसी खबरें आई कि भाई अभी देखा होगा आपने, लगभग 61 लाख मजदूरों को आउट ऑफ कर दिया गया बाई दी मनरेगा लिस्ट से, क्योंकि उनके जॉब कार्ड फेक थे, है ना। अब जॉब कार्ड क्या है कि कोई भी व्यक्ति है गांव में, जैसे मान लीजिए अगर एक पर्सन प्रधान बना, तो उसने क्या किया कि उनके मान लीजिए 2 या 3 पार्टियां होती हैं गांव में। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाँव के बारे में, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। तो 2 या 3 पार्टियां होती हैं गांव में, ज़्यादा भी हो सकती हैं पार्टी, 4-5 भी हो जाती हैं। तो जो प्रधान होते हैं उनकी क्या है, जैसे मान लीजिए जो पूर्व प्रधान था, अब उसकी जो न्यू प्रधान है उनसे आपस में कंपटीशन है। तो उसने क्या किया कि उन्होंने जो जॉब कार्ड बनवाए थे, ठीक है, और उन्होंने कई ऐसे जॉब कार्ड बनवा रखे थे जो फेक जॉब कार्ड थे। यानी कि कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है, फिर भी उसके लिए भाई तूने वोट दिया है हमको, चल भाई हम तेरा जॉब कार्ड बनवा देते हैं, जो गवर्नमेंट मनरेगा के थ्रू जो भी पेमेंट देती है वो पेमेंट तेरे को मिल जाया करेगा, ठीक है। अब काम कोई और कर रहा है, पेमेंट कोई और ले रहा है। एक तो कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जॉब कार्ड फेक है। जरूरी नहीं है आप काम आओ, आपका जॉब कार्ड बना हुआ है, 100 डेज का काम गवर्नमेंट देती है, 365 डेज, तो आपको इजीली काम मिल गया। आपने क्या किया, आपको 2 बार अगर 200 डेज का काम मिल गया, टू टाइम्स यू कैन से दैट, सो इजीली आपको पेमेंट मिल जाता था पहले। बट अब क्या किया, आधार कार्ड से जॉब कार्ड को लिंक करने का काम कर दिया गया है। तो आप, मैं बार बार समझा रहा हूँ ना जॉब कार्ड, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, जॉब कार्ड क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जॉब कार्ड का मतलब ये है कि आपको अगर मनरेगा में जॉब करनी है ना, मनरेगा में नौकरी करनी है, तो आपको जॉब कार्ड की नीड होगी, है ना। और ये जॉब कार्ड बनते हैं ओनली ओनली फॉर दी मनरेगा वर्क्स के लिए। तो इस तरह की धांधली चलती आई। अब इन सब धांधलियों से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, जॉब कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का काम शुरू कर दिया, ठीक है। इससे लगभग 61 लाख मजदूर थे वो आउट ऑफ हो गए। वो मजदूर नहीं थे, वो फेक थे, है ना, उनको आउट ऑफ कर दिया गया। उसके बाद अब आ जाओ, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ड्रोन से स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, ड्रोन से अगर सरकार ऐसा कुछ करेगी तो ड्रोन से सरकार को क्या फायदा होने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो ड्रोन से सरकार को 4 तरीके के, ये पहले तो आपको मॉनिटरिंग करेगी, जैसे आपकी करेगी सर्वेइंग द ऑनगोइंग वर्क, भाई काम कहाँ चल रहा है ये इसको सर्वे करेगी। इंस्पेक्टिंग द कंप्लीट वर्क, कहाँ कहाँ कंप्लीट वर्क हुआ है इसको इंस्पेक्ट करने का काम, उसका निरीक्षण करने का काम। उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद देखेगी स्पेशल इंस्पेक्शन इन केस ऑफ कंप्लेंट्स, अगर मान लीजिए कहीं भी शिकायत मिली है ना, तो उस चीज को तो ये स्पेशली जाके ड्रोन के थ्रू देखेगी कि भाई यहाँ पे ये स्पेशली इसकी शिकायत मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, कहीं जैसे दिया है फ्रॉम मशीन बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ वर्कर मैनी रिसीविंग वेजेस विदाउट डूइंग वर्क, यानी कि कईयों को वेतन मिल रहा था विदाउट डूइंग वर्क, और वर्क बियॉन्ड द अप्रूव लिस्ट बीइंग अंडरटेकन एंड सो ऑन। और मान लीजिए काम क्या है ना, कि काम है नहीं फिर भी काम दिखाया जा रहा है ना, इस तरीके से भी पैसा निकाल लिया गया। बट ड्रोन के थ्रू क्या होगा, स्पेशली ये हेल्प करेगा फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड फॉर द ग्रेनिंग, जो गार्निंग एविडेंस है उनको इकट्ठा करने का काम करेगा। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को देखेगा कौन, भाई सरकार तो इतना काम नहीं करने बैठी। इसके लिए देखेगा आपके पास होगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि इसको सब बोलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये क्या करेगा, स्टेपुलेट दैट ड्रोन्स विल बी यूज्ड बाई, कौन करेगा इसको, ओम बर्ड्स पर्सन। अब आपको याद रखना है कि ओम बर्ड पर्सन क्या है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में ओम बर्ड्स पर्सन होगा, वो इसको देखेगा, ओम बर्ड्स पर्सन, ठीक है, जिसको लोकपाल बोला जाता है हिंदी में, अगर मैं कहना चाहूँ तो उसको लोकपाल देखेगा, ठीक है। और इसका रेस्पॉन्सिबल होगा रजिस्टर 100 मोटो कंप्लेंट्स, यानी कि इसको पास 100 मोटो पावर होगी,
और कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो ये उसको विद इन 30 डेज के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या है हमारे पास ओम बर्ड पर्सन। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली में ड्रोन की शुरुआत क्यों की जा रही है, क्योंकि जॉब का ही जॉब कार्ड फेक बने। और इससे पहले सरकार एक स्कीम लेके आई थी कि जॉब कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया। ठीक है, और उससे भी कई फेक जॉब कार्ड निकल गए। और अब हमारे पास एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस है, ड्रोन के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर मनरेगा का काम कंप्लीट हुआ है, या फिर मान लीजिए मनरेगा की शिकायत है उसको देखने के लिए, या फिर मान लीजिए जो मनरेगा काम कैसा चल रहा है, इन सबको इंस्पेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे पास अब ड्रोन के थ्रू काम होगा। और उसको देखेगा कौन, ओम बर्ड पर्सन देखेगा जो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और उसके पास सो मच पावर होगी, किसी भी कंप्लेंट्स आती है उसको 30 डेज में वो उसे क्या करेगा, सॉल्व करेगा। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। ये रहा, यहाँ पे एन लिखा है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। एन ओम बर्ड्समैन इज एन ऑफिशियल, पहले आप समझ लेना ये लोकपाल क्या होता है। ठीक है, हिंदी में तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं। यूजली अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट हुज इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड अगेंस्ट बिजनेस। इसका काम क्या है, इसका काम है इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेंट जो कि अगेंस्ट बिजनेस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अदर पब्लिक एंटिटी एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व। उसकी ड्यूटी क्या है, उसको रिजॉल्व करने की है। क्लियर कट है किसकी, होम गार्ड्समैन की। बात तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि मनरेगा हमारे पास क्या है। चलिए अबाउट मनरेगा देखते हैं। मनरेगा मैंने बता दिया आपको क्या क्या वो है। तो मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, लॉन्च इन 2005। सबसे पहले आपको उसकी लॉन्चिंग डेट याद रखनी है, कब लॉन्च हुआ, 2005 में। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ओके क्लियर है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, स्कीम का, गारंटी करना 100 दिन का काम मिलेगा एम्प्लॉय को। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर में, और एडल्ट मेंबर होगा, किसी भी रूरल हाउस होल्ड का होगा। ठीक है, वो भी काम कर सकता है इसमें। उसके बाद करेंगे 2022-23 में देर आर लगभग 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर अंडर द मनरेगा। तो लगभग 15.5 करोड़ यू कैन से दैट, जिसमें एक्टिव वर्कर हैं किसमें, मनरेगा में। क्लियर है। तो मिनिस्ट्री आपको देख लेनी है अब तक कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, बस आपको ये देख लेना है। 100 डेज का काम मिलेगा ये देख लेना है। और कोई भी एडल्ट मेंबर है रूरल हाउस होल्ड का, उसको काम मिलेगा। लीगल राइट क्या है वर्क का, अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो कि पहले चला करती थी। द एम एट एड्रेसिंग the cases of chronic poverty through the right waste framework, at least 1/3 of beneficiary have to women। इसमें एक चीज और क्लियर कर लेनी है कि 1/3 आपकी क्या होंगे, वुमेन्स होंगे। अगर मान लीजिए 99 लोगों को काम मिला तो आपको उसमें से 33 लेडीज को रखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे वेजेस की बात करें, उनकी तनख्वाह की बात करें, तो मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। ठीक है, स्पेसिफाई फॉर द एग्रीकल्चर लेबर इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट के थ्रू इनको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अच्छा, डिमांड ड्राइवन स्कीम की बात करेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मनरेगा डिजाइन, इट इज a legally backed guarantee for any rural elder to get work within a 15 days of demanding it। अगर मान लीजिए कोई भी गरीब व्यक्ति है और वो गांव में रह रहा है और उसको काम की जरूरत है, तो सरकार की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसे वो 15 दिन के अंदर, यानी कि उसने कोई भी काम मांगा तो वो काम जो है ना उसको उसी गांव में या उसके नजदीक के गांव में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गांव में उसको 15 दिन के अंदर 100 डेज का काम मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो 15 डे और 100 डेज में कंफ्यूज नहीं होना है। 15 डेज, अंडर 15 डेज उसने काम मांगा तो सरकार ने 15 दिन के अंदर उसको कितने दिन का काम दे दिया, 100 दिन का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद करते हैं द डिमांड ड्राइवन स्कीम एनेबल टू सिलेक्शन ऑफ वर्कर, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है। अच्छा, दीज आर एम्फेसिस टू स्ट्रेंथिंग द प्रोसेस ऑफ ग्राम सभा अंडरटेकिंग। हाँ ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं मनरेगा जो कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उनको देखेंगे। जैसे आपका नो पॉवर्टी होनी चाहिए। ठीक है, एसडीजी की बात करता है मनरेगा, उसमें नो पॉवर्टी होनी चाहिए, कोई भी भूखा ना रहे, जीरो हंगर। उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेल बींग होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। ठीक है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, और रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी की बात करता है। कौन, मनरेगा कंट्रीब्यूट करता है इन एसडीजी। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ इसके फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर है मनरेगा को, वो देखेंगे। गिव ए लीगल गारंटी ऑफ द बेसिस एम्प्लॉयमेंट टू द एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड हु आर विलिंग टू अनस्किल्ड मैनुअल लेबर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 100 डेज पर हाउस होल्ड। ये मैंने अभी आपको बता दिया। मैंने मनरेगा को आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि अब आपका जो भी एमसीक्यू बनेगा और वो आपसे रह जाएगा। इसी तरीके से चंद्रयान 3 वाला 2 टॉपिक तो अपने कंप्लीटली फिनिश है।
ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट एमसीक्यू जाके गूगल के थ्रू लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द ऑल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, और ये सॉरी एप्लीकेबल होगा अगर मान लीजिए आपने कोई भी काम मांगा तो सरकार ने 15 दिन के अंदर आपको 100 दिन का काम दिया, तो वो उसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और जितने भी विलेज हैं, अगर कहीं भी काम चल रहा है तो आपको वहाँ पर काम मिल जाएगा। एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज द राइट टू रजिस्टर अंडर मनरेगा, और हर रूरल हाउस होल्ड को राइट है कि वो मनरेगा के अंदर क्या कर सकता है, रजिस्टर हो सकता है। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अब क्या न्यूज़ है, अब देखते हैं हम। इंडियन स्टैंडर्ड इन नाइजर क्रॉस बॉर्डर एंटेड बैनिंग, यानी कि नाइजर में फंसे भारतीयों ने सीमा पार कर बेनिन में प्रवेश किया। अच्छा, क्या हुआ, क्या मैं बता दूं आपको। 8 केरला वासी सहित और 1 दर्जन लोगों का समूह साहिल क्षेत्र से निकासी के लिए बार बार अनुरोध कर रहा था कि भाई हमें यहाँ से निकाल दिया जाए, के बाद भी भारतीय दूतावास से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद जोखिम भरी यात्रा पर ये लोग निकल पड़े हैं, यानी कि ये रिस्की है बहुत। और थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, पश्चिमी अफ्रीका की बात करेंगे। मैं पश्चिमी अफ्रीका के सबसे राजनीतिक रूप से अस्थिर और संघर्षग्रस्त देशों में से एक नाइजर में अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई हालत है। ठीक है। और केरला वासियों सहित भारतीयों एक समूह ने जो नाइजर की राजधानी नियामी एक एक्चुअली में जो है यू कैन से दैट इट्स राजधानी किसकी है, नाइजर की, नियामी। ठीक है। तो वहाँ से ये लोग यू कैन से दैट नियामी में फंसे हुए थे, और उन्होंने वहाँ से ये निकले हैं। और साहिल क्षेत्र से निकलने के बाद उन्होंने, उनकी जो अपील थी बार बार, भाई सड़क मार्ग से देश की सीमा पार करने भारतीय दूतावास की ओर से कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसकी वजह से इन्हें बाहर निकलना पड़ा। ठीक है। और देखिए इस तरीके से देख रहे हैं, नाइजर में एक प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे भारतीयों को मनमोहक तस्वीर है, ये देखना है यहाँ पे, थोड़ी सी दिखा दूँ आपको। ठीक है, मनमोहक तस्वीर है कि भैया कई भारतीय केंद्र द्वारा निकासी का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इंडिया है। तो इसमें से आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, उनके पासपोर्ट अब तक अधिकारियों द्वारा बेनिन से बाहर निकलने और प्रवेश की मोहर लगा दी गई है। टीम शुक्रवार को बेनिन की राजधानी पोर्टो नॉर्वो पहुंचेगी, और सदस्यों को स्वयं ही भारत के लिए उड़ान भरनी होगी, क्योंकि भारतीय दूतावास ने उनकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। और नाइजर में लगभग 300 भारतीय हैं जो निकलने की राह में हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से नाइजर में वो चला है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है नाइजर जो है उसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, यानी कि जो क्या कहते हैं ना आई नज़र, बीवियाँ अक्सर अपने हस्बैंड से शिकायत करती हैं कि मैं तुमको नज़र ना आई, है ना। तो बीवी बोली, इसको मैंने करा दिया है फिर भी आपको एक और करा रहा हूँ। बीवी बोली कल, है ना, मेरे मन में क्या था, बीबी कल मेरे मन में था क्या था और मैं आपको नज़र ना आई। ठीक है। तो बी फोर देख रहे हैं आप, बुर्किना फासो, और एक बी फोर आपके पास क्या है, बेनिन। तो बीबी, बीवी क्या बोल रही है, मैं आपको नज़र ना आई, नज़र। ठीक है। और कल का मतलब है आपके पास चार्ट, ए का मतलब है अल्जीरिया, एल का मतलब है लीबिया, एम का मतलब है माली, और एन का मतलब है आपके पास नाइजीरिया। क्लियर कट हो गया यहाँ तक। तो आपको ये एक न्यूमोनिक याद रखना है कि बीबी बोल रही है कल मैं नज़र ना आई आपको, कल मैं नज़र ना आई, कैसे भी याद कर लो, या फिर नज़र ना आई बीबी बोली, बीबी कल मन में क्या था मेरे, ये आपको नज़र ना आई, कैसे भी सेंस लगा के आप याद कर सकते हैं, बट आपको ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्री याद रखनी है। अब मैं बताऊँ कहाँ से निकलना है। देखिए यहाँ पे अपने भारतीय फंसे हुए हैं नाई में, एक्चुअली में ये कैपिटल है किसकी, नाइजर की। अब ये निकले कहाँ हैं, ये निकले हैं बेनिन के लिए। ठीक है। 300 भारतीय हैं, जिसमें से आप यू कैन से दैट कह सकते हैं कि 8 केरला वासियों सहित दर्जन लोग थे, दर्जन लोगों का समूह था जो ये नयामी से लेके कहाँ जा रहे हैं, बेनिन की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, अभी नाइजर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कि आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री याद रखनी है, किसकी, नाइजर की। ओके। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास, इज देयर नीड टू रिप्लेस दी सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, क्या इसकी नीड थी हमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने की, क्या इनके नेम को रिप्लेस करने की हमें नीड थी। तो एक्चुअली में ये है क्या, ओपिनियन है। देखिए ओपिनियन में क्या रहता है कि आपस के विचार रहते हैं। तो ये आप देखेंगे जैसे सोनम सहगल हैं, तो प्रकाश सिंह है, और उसके बाद हमें मिल जाते हैं ये हैं हमारे शाहरुख आलम, ये डिस्कस कर रहे हैं वेदर एग्जिस्टिंग जो अभी अस्तित्व वाले लाहौर नीड टू गो एटेड एक्सपर्ट्स। तो उनके आपस की बातचीत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी एस का मतलब आप समझ लेंगे ना, प्रकाश सिंह, और एस ओ का मतलब हमारे पास होगा देखिए
सोनम सहगल, ठीक है। और ये एस ए का मतलब होगा शाहरुख आलम। तो इनके आपस के डिस्कशन है क्या नहीं है ना। तो इन ओपिनियन में मैं बता दूं, जो नेम चेंज हुए थे वो मैंने आज ही आपके पीसी में इनको कराने की कोशिश की है कि भाई इंडियन पीनल कोड यानी कि 1860 जिसको आईपीसी बोला गया, वो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हो गया। और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 यानी कि सीआरपीसी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी वीएनएसएस हो गया। और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे 1872, ये भारतीय साक्ष्य यानी कि बीएस हो गया। तो इनके आपस के डिस्कशन है, इन्होंने आपस में एक दूसरे से क्वेश्चनिंग किया है कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इट्स नीड नीडी नॉट नीडी, है ना, फॉर द इंडियन लॉ। सो उसी के रिगार्डिंग है। तो अगर इफ़ यू हैव एनफ टाइम देन यू रीड इट, अदरवाइज यू इसको आप बिहाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट मुर्मू लॉन्च वारशिप विद्यागिरी। अब विद्यागिरी है ना, पहले तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये विद्यागिरी है, वो है अंडर अंडर प्रोजेक्ट 17A। अब प्रोजेक्ट 17A क्या है अभी, इसको समझना है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। जैसे नीलगिरी श्रेणी के युद्ध पोत जितने भी हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से आप प्रोजेक्ट 17 कह सकते हैं, अल्फा फ्रिंगेट्स, ठीक है, के रूप में इनको क्या किया गया है भैया, वर्गीकृत किया गया है, ठीक। उसके बाद करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे launch Vidyagiri, the last in the series of the three project 17A अल्फा फ्रिंगेट्स। तो अल्फा फ्रिंगेट 17A में तो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और इनको बिल्ड किया गया है, इनको बनाया गया है बाय द इंडियन नेवी एट द कोलकाता बेस्ड गार्डनर रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इनको बनाया गया है एक्चुअली में किसने, इंडियन नेवी, जो कि कहाँ पे आपकी कोलकाता बेस के आधार पर, जिसमें इसका नाम याद रखेंगे गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये एक्चुअली में क्या है ना, इंडिजीनियस है, अपना भारतीय है। और इसलिए जो अपनी राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने यही बात कही कि ये जो स्टेप है ना टूवर्ड द अचीविंग द गोल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान थ्रू द इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इस शिप बिल्डिंग्स का नाम आपको याद रखना है गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरसी है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि भाई जो प्रेसिडेंट मुर्मू सेड दैट प्रोजेक्ट 17 जो है वो अंडर अंडर जिसके अंडर में विच विद्यागिरी वाज डेवलप्ड, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया था, प्रोजेक्ट जो 17 है उसी के अंडर में इसको विद्यागिरी को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं, ठीक। प्रोजेक्ट 17 क्या है, तो प्रोजेक्ट 17 फ्रेंगेट्स आर फॉलो ऑन द क्लास ऑफ प्रोजेक्ट 17, ठीक है। तो फ्रेंगेट्स का मतलब है कि वहाँ पे यू कैन से दैट, जैसे कुछ अपने फ्रेंगेट्स इनकी भाषा होती है, उसमें समझेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। विद इम्प्रूव स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस वेपन एंड सेंसर, इन सब के लिए प्रोजेक्ट 17 को, एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट 17A फ्रेंगेफ आर अंडर वेरियस स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द एमडीएल और जीआरएस। तो एमडीएल की कितनी है आपकी 4 और जीआरएस की आपकी कितनी है 3, और 3 में से ही अभी हमने एक निकाल ली कौन सी, विद्यागिरी। ये लास्ट सीरीज है, ओके, इतना आपको समझ लेना था। क्लियर कट हो गया। तो आपको समझना क्या है कि विद्यागिरी जो है ना वो लॉन्च हुई है, आप कंफ्यूज मत होना। विद्यागिरी जो है वो लॉन्च हुई है बाय दी रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, जो कि आपका पड़ता है कोलकाता में, और ये जो आती है अंडर द प्रोजेक्ट 17A। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लड फोरकास्ट ऐप लॉन्च बाय द वाटर कमीशन। तो द सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बॉडी याद रखनी है, कौन सी भैया, बॉडी का नाम है सेंट्रल वाटर कमीशन, सॉरी, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशंस ऑन थर्सडे लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड फ्लड वॉच। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फ्लड वॉच इसको किसने लॉन्च किया, तो सेंट्रल वाटर कमीशन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, विच कैन फोरकास्ट करेगा द चांस ऑफ द फ्लड अ डे इन एडवांस, यानी कि आपको दिन, जो दिन है आपका दिन है, आपके दिन में एडवांस में आपको बताने की कोशिश करेगा कि भाई आज फ्लड आने के चांस है। और ये प्रोवाइड कर सकता है आपको 7 days एडवाइजरी, ठीक है, 7 दिन की एडवाइजरी ऑन द चांस ऑफ फ्लड एट द वेरियस स्टेशन। किस किस स्टेशन पर जो है फ्लड आने के चांस हैं, द कंट्री वेयर द CWC, यू कैन से दैट सेंट्रल वाटर कमीशन मेंटेन इट्स मेजरमेंट गेज।
अच्छा, अब अगर ऐसा कुछ पता चल जाएगा तो फिर सेंट्रल वाटर कमीशन क्या कर सकती है भाई, इसका मेजरमेंट कर सकती है। अच्छा, ये जो ऐप होगा वो अवेलेबल होगा आपका गूगल प्ले स्टोर पे, देख सकते हैं आप, ठीक है। फ्लड वॉच, उसको आप फ्लड वॉच टाइप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे। मैप ऐप हैज़ मैप ऑफ इंडिया विद कलर सर्किल एट द वाटर स्टेशन अक्रॉस द कंट्री इंडिकेट। अच्छा ठीक है, अब क्या है, अगर मान लीजिए ये इसमें जो है आपकी फ्लडिंग के बारे में क्राइटेरिया तय किए हैं, कैसे क्या है, किस तरीके से आपको पता चलेगा। अगर ए है तो ग्रीन सर्किल हो जाता है, इंडिकेट। अगर ए है तो ग्रीन जो है, ए पर आपका क्या होगा, ग्रीन सर्किल होगा और ये इंडिकेट करेगा नॉर्मल, ठीक है। फिर आप देखते हैं येलो होगा तो एबव नॉर्मल होगा, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज अगर होगा तो सीवियर होगा और रेड होगा तो आपका एक्सट्रीम होगा। सॉरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत पढ़ दिया। देखिए ग्रीन सर्किल होने पर आप समझिए नॉर्मल है, तो ग्रीन पे आपको क्या मिल रहा है, नॉर्मल, ठीक है। और येलो पे क्या मतलब है, नॉर्मल से वो ऊपर है, यानी कि नॉर्मल प्लस, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज की बात करेंगे तो ऑरेंज पे वो कैसा है आपका, सीवियर है। और रेड की बात करेंगे तो रेड आपका कैसा है, वो आपका एक्सट्रीम है। इतना समझ में आया। तो जो वार्निंग लेवल होगी वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल सकती है, ऑप्शन फॉर द वॉइस, ठीक है। और ये आपको स्टेट वाइज भी मिलेगी, वेसन वाइज भी मिलेगी। और फोरकास्ट होगी लगभग 24 आवर फ्लड एडवाइजरी अप टू 7 डेज, ठीक है। इतना आपको सुनना है। तो फ्लड वॉच एक्चुअली में इसको CWC यानी कि आपकी है सेंट्रल वाटर कमीशन से लेके आ रही है इसको, ठीक है। ओके, सो आज हम अपने सेशन को यही रोकेंगे। थैंक यू सो मच। और जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसको हमने निकालने की कोशिश की है। और मैंने आपको बताया था हिंदू में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है बहुत जल्दी, और कई बार नोटिफिकेशन आ चुके हैं इसके, है ना, कि हम ये चेंज करने वाले हैं, वो चेंज करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।